हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में जयशंकर प्रसाद के ऊपर और देखने का प्रयास करेंगे कि शुक्ल जी ने जयशंकर प्रसाद का मूल्यांकन किस तरीके से किया है और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कौन कौन से तथ्य महत्वपूर्ण हैं जिन्हें कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। जयशंकर प्रसाद की दो रचनाएं यूजीसी नेट के सिलेबस में रखी गई हैं। यूनिट 5 के अंतर्गत आंसू और कामायनी, जिस पर कि हम क्रमशः बात करेंगे और इनका मूल्यांकन भी आचार्य शुक्ल जी ने कैसे किया है उसको देखने का प्रयास करेंगे। जब भी आप जयशंकर प्रसाद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब में पढ़ने जाएंगे तो इसका जिक्र आधुनिक काल प्रकरण 4 के अंतर्गत काव्यखंड नई धारा तृतीय उत्थान में किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तृतीय उत्थान दिया गया है। इसका मतलब है कि इसके पहले प्रथम उत्थान और द्वितीय उत्थान के बारे में चर्चा की गई है, जो कि कालखंड विशेष के लिए है। प्रथम उत्थान भारतेंदु युग से और द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग से जुड़ा हुआ है, जबकि तृतीय उत्थान आप देख रहे हैं कि छायावाद की शुरुआत यहाँ से हो रही है। इसके पहले विस्तार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद पर बात किया है, लेकिन मैं सिलेबस के अनुसार कवियों को ध्यान में रखकर आप सभी से बातचीत कर रहा हूं। तो आज बारी थी जयशंकर प्रसाद की और शुक्ल जी ने जयशंकर प्रसाद को 11वें नंबर पर रखा है। इसका मतलब है कि इसके पहले अन्य और कवियों पर उन्होंने तृतीय उत्थान के अंतर्गत विचार विमर्श कर लिया है। शुक्ल जी जयशंकर प्रसाद के बारे में लिखते हैं कि ये पहले ब्रज भाषा की कविताएं लिखा करते थे जिनका संग्रह चित्राधार में हुआ है। यानी जो पहला ही पॉइंट है वो आप सभी को ध्यान में रखना है कि जयशंकर प्रसाद शुरुआत में ब्रज भाषा में लिखते थे और इनकी जो रचना है या काव्य संग्रह चित्राधार ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो अगर परीक्षा में सवाल पूछा जाए कि चित्राधार की भाषा क्या है तो ब्रज भाषा को बिल्कुल ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं कि संवत 1970 से वे खड़ी बोली की ओर आए और कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, करुणालय और प्रेम पथिक प्रकाशित हुए। यानी कि 1970 को अगर हम सन में कन्वर्ट करेंगे तो सन 1913 ईस्वी से वे खड़ी बोली में लिखना शुरू कर दिए और इसमें 4 रचनाएं आप देख रहे हैं। इन चारों रचनाओं का नाम बिल्कुल ध्यान में रखिए। कानन कुसुम में तो प्रायः उसी ढंग की कविताएं हैं जिस ढंग की द्विवेदी काल में निकला करती थी। यानी कि कानन कुसुम जो कि 1913 के आसपास की रचना है, तो इसके ऊपर द्विवेदी युग का भी प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 1900 से लेकर 1918 के बीच में द्विवेदी युग का समय है। तो उस समय के जितने कवि थे अपने समकालीनों को प्रभावित करते थे, तो जयशंकर प्रसाद भी प्रभावित थे और कानन कुसुम उसी ढंग की रचना है। इसके बाद है महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक, जो कि अतुकांत रचना है जिसका मार्ग श्रीधर पाठक पहले दिखा चुके थे। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने पूर्ववर्ती और जो परंपरा से जुड़े हुए कवि हैं, खासतौर से द्विवेदी युग के या इसके पहले भारतेंदु युग के, उन कवियों से जोड़ते हुए बता रहे हैं कि कैसे शुरुआत में ब्रज भाषा में लिख रहे थे, फिर बाद में खड़ी बोली की तरफ इनका रुझान हुआ। तो महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक ये भी संवत 1970 में प्रकाशित हुई, यानी कि 1913 के आसपास में। और ये सारी रचनाएं अतुकांत रचनाएं। अतुकांत रचनाओं के लिए श्रीधर पाठक पहले से ही लिख रहे थे। श्रीधर पाठक की जब भी चर्चा की जाएगी तो ये द्विवेदी युग से जुड़े हुए पाए जाएंगे, क्योंकि इसको भी ध्यान में रखना सवाल के रूप में आ जाता है। भारतेंदु काल में ही पंडित अंबिका दत्त व्यास ने बंगला की देखा देखी कुछ अतुकांत पद्य आजमाए। पीछे पंडित श्रीधर पाठक ने सांध्य अटन नाम की कविता खड़ी बोली के अतुकांत पद्यों में बड़ी सफलता के साथ प्रस्तुत की थी और इसके बीच के चरणों में क्या इसमें पूर्ण विराम वाले प्रयोग भी किए हैं। तो सबसे जरूरी है हमें कि सांध्य अटन किसकी रचना है, तो श्रीधर पाठक की है और ये खड़ी बोली में। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि सामान्य परिचय के अंतर्गत दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार सर्वश्री मैथिली शरण गुप्त, बद्रीनाथ भट्ट, मुकुटधर पांडे इत्यादि कई कवि अंतर्भावना की प्रगल्भ चित्रमयी व्यंजना के उपयुक्त स्वच्छंद नूतन पद्धति निकाल रहे थे। जैसा कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के पैटर्न को समझते हैं कि जब भी वो किसी कालखंड की शुरुआत करते हैं तो पहले प्रकरण में वो सामान्य परिचय देते हैं,
फिर अगले प्रकरण में धीरे धीरे अलग अलग शीर्षकों से बातचीत करते हैं। तो उसी के तरफ ये संकेत किए हैं कि जब भी ये आधुनिक काल प्रकरण 4 की शुरुआत कर रहे थे तो उसमें सामान्य परिचय के अंतर्गत इन्होंने दिखा दिया है कि मैथिली शरण गुप्त, बद्रीनाथ भट्ट और मुकुटधर पांडे जैसे कवियों ने अंतर्भावना की प्रगल्भ चित्रमयी व्यंजना के उपयुक्त स्वच्छंद नूतन पद्धति निकाल रहे थे। यानी परंपरा से जो भी कविताएं लिखी जा रही थी इसके पूर्ववर्ती कालखंडों में, उसे थोड़ा सा नए पद्धति को ये लोग अपना रहे थे, जिसमें चित्रमयी व्यंजना, चित्रमयी शब्द आया हुआ है तो इसको आप बिंब से जोड़कर देख सकते हैं। साथ में स्वच्छंद नूतन प्रकृति यानी कि पद्धति, यानी कि जिसके अंतर्गत प्रकृति को भी जोड़ा गया है और व्यक्ति स्वातंत्र्य को भी रखा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि छायावाद जब भी धीरे धीरे शुरू हो रहा था तो अपने पूर्ववर्ती प्रवृत्तियों से अलग हो रहा था, जिसमें कि इतिवृत्तात्मकता और पौराणिक कथाओं को ध्यान में रखा जाता था, क्योंकि इतिवृत्तात्मकता जो प्रवृत्ति है वो द्विवेदी युग से जुड़ी हुई है। तो शुक्ल जी लिख रहे हैं कि डायरेक्ट जयशंकर प्रसाद चित्रमयी व्यंजना और स्वच्छंद नूतन पद्धति को नहीं निकाले, बल्कि इसके पहले से इसकी शुरुआत हो गई थी। लिखते हैं कि पीछे उस नूतन पद्धति पर प्रसाद जी ने भी कुछ छोटी छोटी कविताएं लिखी जो संवत 1975 यानी सन 1918 में झरना के भीतर संग्रहित हुई। यानी कि झरना जयशंकर प्रसाद की जो रचना है नूतन पद्धति पर आधारित है। झरना की उन 24 कविताओं में उस समय नूतन पद्धति पर निकलती हुई कविताओं में कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान जाता। यानी कि ये अपने पूर्ववर्ती काव्य परंपरा से ही प्रभावित थी। दूसरे संस्करण में जो बहुत पीछे संवत 1984, यहाँ पर 1984 है, इसमें से 57 अगर आप माइनस करेंगे तो बहुत लंबा यहाँ पर गैप हो रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो 1987 में इसका दूसरा संस्करण निकलता है झरना का। शुरुआत में ये 1918 में प्रकाशित होती है, लेकिन 1927 में इसका दूसरा प्रकाशन निकलता है, संस्करण निकलता है और पुस्तक का रूप ही बदल गया है। उसमें आधी से ऊपर अर्थात 33 रचनाएं जोड़ी गई, जिनमें पूरा रहस्यवाद, अभिव्यंजना का अनूठापन, व्यंजक, चित्र विधान सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि जो झरना पहले संस्करण में आया तो उसमें कोई ऐसी खास विशिष्टता नहीं थी। अगर ध्यान उसी तरफ जाता है जो थोड़ा खास होता है, ठीक है। तो शुरुआत में पहले संस्करण में 24 कविताएं निकली। जब दूसरा संस्करण 1927 के आसपास में निकला तो उसमें आधी से ऊपर यानी 33 रचनाएं और जोड़ी गईं, जिनमें रहस्यवाद, अभिव्यंजना का अनूठापन, व्यंजक, चित्र विधान सब कुछ मिल जाता है। इसलिए मिल जाता है क्योंकि अब विशुद्ध रूप से छायावाद का समय चल रहा था 1918 से लेकर 1936, तो उसका प्रभाव पूरी तरीके से दिखाई पड़ता है। और जो भी यहाँ पर प्रवृत्तियां दी गई हैं वो एक तरीके से छायावाद की ही सभी प्रवृत्तियां हैं। इनको ध्यान में आप रख सकते हैं। आगे लिखते हैं, विषाद, बालू की वेला, खोलो द्वार, बिखरा हुआ प्रेम, किरण, बसंत की प्रतीक्षा इत्यादि उन्हीं पीछे जोड़ी रचनाओं में है जो पहले संवत 1975 के संस्करण में नहीं थी। तो यहाँ पर एक नया तथ्य आप देख रहे हैं। बदलते हुए पैटर्न में इन सभी रचनाओं को पूछा जा सकता है, इसलिए जरूर ध्यान में रखिए। खासतौर से बालू की बेला को ध्यान में रख लीजिए। बिखरा हुआ प्रेम चमत्कृत कर देने वाला टॉपिक है, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। वसंत की प्रतीक्षा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। द्वितीय संस्करण में कई छायावाद कही जाने वाली विशेषताएं स्फुट रूप में दिखाई पड़ी। इसके लिए श्री सुमित्रानंदन पंत का पल्लव बड़ी धूमधाम से निकल चुका था, जिसमें रहस्य भावना तो कहीं कहीं पर अप्रस्तुत विधान, चित्रमयी भाषा और लाक्षणिक वैचित्र्य आदि विशेषताएं अत्यंत प्रचुर परिमाण में दिखाई पड़ी थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि झरना के द्वितीय संस्करण में छायावाद अपने उच्चतम सीमा पर था और उसी समय सुमित्रानंदन पंत ने पल्लव नाम की रचना निकाली। अब पल्लव कब प्रकाशित हुई, इसके प्रकाशन को लेकर कई जगह किताबों में अलग अलग डेट दिए गए हैं, अलग अलग वर्ष दिए गए हैं। 1926 में कई किताबों में दिए गए हैं 1926 और कई पुस्तकों में 1928। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है। खासतौर से मैं सुमित्रानंदन पंत
के बारे में पढ़ रहा था मौलिक किताबों से, तो वहां पर 1926 ही दिया गया था। बाद में अलग अलग किताबों में इसको 2 साल इधर उधर कर दिया गया है। तो अभी फिलहाल के लिए दोनों तिथियों को आप ध्यान में रखिए, जो भी ऑप्शन में रहे उसको आप लगा सकते हैं। तो जब द्वितीय संस्करण निकला तो उस समय पल्लव, और पल्लव की चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि सुमित्रानंदन पंत ने पल्लव में केवल कविताएं नहीं निकाली, बल्कि इसकी एक लंबी चौड़ी भूमिका भी इन्होंने लिखी है, जिसमें ब्रज भाषा खड़ी बोली का विवाद उसमें दिखाया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, और इन्होंने चित्रमयी भाषा पर भी विस्तार से बातचीत किया हुआ है। लगभग एक 40 पेज के आसपास में भूमिका है। तो इस भूमिका के माध्यम से सुमित्रानंदन पंत का आलोचकीय गुण भी दिखाई पड़ता है। अगर कोई रिसर्च करना चाहता है तो इधर वो अपना काम कर सकता है। फिर शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रसाद जी में ऐसी मधुमेही प्रतिभा और ऐसी जागरूक भावुकता अवश्य थी कि उन्होंने इस पद्धति का अपने ढंग पर बहुत ही मनोरम विकास किया। संस्कृत की कोमलकांत पदावली का जैसा सुंदर चयन बंग भाषा के काव्यों में हुआ, वैसा अन्य देश भाषाओं के काव्य साहित्य में नहीं दिखाई पड़ता। उनके परिशीलन में पद लालित्य की जो गूंज प्रसाद जी के मन में समाई है, बराबर बनी रही। जीवन के प्रेम विलासमय मधुर पक्ष की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति होने के कारण वे उस प्रियतम के संयोग वियोग वाली रहस्य भावना में, जिसके स्वाभाविक रहस्य भावना से अलग अलग समझना चाहिए, रमते प्रायः पाए जाते हैं। प्रेमचर्या के शारीरिक व्यापारों और चेष्टाओं, अश्रु श्वेत, चुंबन, परिरंभण, लज्जा की दौड़ती हुई लाली इत्यादि रंगरेलियों और अटखेलियों, वेदना की कसक और टीस इत्यादि की ओर इनकी दृष्टि विशेष जमती थी। इसी मधुमयी प्रवृत्ति के अनुरूप प्रकृति के अनंत क्षेत्र में भी वल्लरियों के दान, कलिकाओं की मंद मुस्कान, सुमनों के मधुपात्र पर मडराते मलिंदों के गुंजार, सौरभर समीर की झपक लपक, पराग पराग मकरंद की लूट, उषा के कपोलों पर लज्जा की लाली, आकाश और पृथ्वी के अनुरागमय परिरंभ, रजनी के आंसू से भीगे अंबर, चंद्रमुख पर सरधन के सरकते अवगुंठन, मधुमास की मधुवर्षा और झूमती मादकता इत्यादि पर अधिक दृष्टि जाती थी। तो यानी कि शुरुआती जो कविताएं हैं जयशंकर प्रसाद की, उनकी विशेषताओं की तरफ बहुत ही कठिन शब्दावलियों में संकेत किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और इन शब्दों से आप भली भांति परिचित हो जाइए, क्योंकि यही सब विकल्पों में आपको दिखाई दे सकते हैं। इसलिए बस इतना ध्यान में रखिए कि मधुमयी प्रवृत्ति या फिर मधुवर्षा, ठीक है, या फिर कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग आचार्य शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद के मूल्यांकन के समय में किया है। आगे वे लिखते हैं कि अतः इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देख चाहें तो यह कहें कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यूं कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम पर से कूदकर असीम पर जा रही है। तो इस कथन को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये कथन थोड़ा सा चमत्कृत करने वाला है कि इनकी रहस्यवादी। मैं बार बार आप सभी को बताता हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल डायरेक्ट नाम नहीं लेते हैं, सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। तो इनकी शब्द जयशंकर प्रसाद के लिए है कि जयशंकर प्रसाद की रहस्यवादी रचनाओं को देख चाहें तो यह कहें कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यूं कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम पर से कूदकर असीम पर जा रही। इनकी पहली विशिष्ट रचना आंसू संवत 1998 है। अब संवत में दिया हुआ है तो इसको तो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद 1998 में से हम अगर 57 यहाँ से घटा देते हैं तो आप देखेंगे कि कितना इसमें हो रहा है। हालांकि जब आप सही से देखेंगे तो 1925 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है ना। तो संवत और सन को आप ध्यान में रखिए। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग कुछ ईस्वी आ रहा है, फिर भी आप ध्यान में रखें 1925। तो लिख रहे हैं शुक्ल जी कि इनकी पहली विशिष्ट रचना आंसू है। आंसू वास्तव में तो श्रृंगारी विप्रलंब के, जिनमें अतीत संयोग सुख की खिन्न स्मृतियां रह रहकर झलक मारती हैं, पर जहां प्रेमी की मादकता की बेसुधी में प्रियतम नीचे से ऊपर आते और संज्ञा की दिशा में चले जाते हैं, जहां हृदय की तरंगें उस अनंत कोने को नहलाने चलती हैं,
वहां वे आंसू उस अज्ञात प्रियतम के लिए बहते जान पड़ते हैं। फिर जहां कभी यह देखने लगता है कि ऊपर तो कविता दी अवकाश असीम सुखों में आकाश तरंग बनाता, हंसता सा छाया पथ में नक्षत्र समाज दिखाता। अच्छा, यहाँ पर देखिए आंसू को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें हमें परीक्षाओं की दृष्टि से रखनी है। आंसू की रचना को तो ध्यान में रखना है, और ये किस तरीके की रचना है। कई जगह पर आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि स्मृति काव्य है ये, ठीक है, या फिर इसको विरह वेदना से भी जोड़कर देखा गया है। यहाँ पर शुक्ल जी ने लिखा है कि आंसू वास्तव में तो श्रृंगारी विप्रलंब है, यानी कि वियोग श्रृंगार से जुड़ा हुआ है, जिनमें अतीत संयोग सुख की खिन्न स्मृतियां रह रह कर झलक मारती हैं। जहां प्रेमी की मादकता की बेसुधी में प्रियतम नीचे से ऊपर आते हैं, संज्ञा की दिशा में चले जाते हैं। जहां हृदय की तरंगे उस अनंत कोने को नहलाने लगती हैं, वहां वे आंसू उस अज्ञात प्रियतम के बहाने बहते जान पड़ते हैं। यानी कि इसमें आप रहस्यवाद को भी देख सकते हैं। और फिर कविता दी गई, यहाँ पर दो पंक्तियां दी गई कि अवकाश असीम सुखों में आकाश तरंग बनाता, हंसता सा छाया पथ में नक्षत्र समाज दिखाता। ये पंक्तियां हैं। यहाँ पर एक शब्द है छाया पथ। छाया पथ नाम से एक रचना भी एक रचनाकार ने लिखा है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जरूर इस रचना से गुजरे होंगे। छाया छाया पथ नाम से किसकी रचना है, इसको कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण शुक्ल जी ने दिया है, नीचे विपुला धरणी है, दुख भार वहन सी करती, अपने खारे आंसू से करुणा सागर को भरती। तो ये सब पंक्तियां आंसू से ली गई हैं। लिखते हैं, और इस चिर दग्ध दुखी वसुधा को, इस निर्मम जगती को अपनी प्रेम वेदना की कल्याणी शीतल ज्वाला का मंगलमय उजाला देना चाहता है। वहां वे आंसू लोक पीड़ा पर करुणा के आंसू से जान पड़ते हैं। पर वहीं पर जब हम कवि की दृष्टि अपनी सदा जगती है अखंड ज्वाला की प्रभु प्रभु विष्णुता पर इस प्रकार जमी पाते हैं कि हे मेरी ज्वाला, और कहते हैं तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला, मेरे समीप होता है पाकर कुछ करुण उजाला। तो क्योंकि देखिए यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा शैली कुछ कठिन सी जान पड़ती होगी, उतना ये कठिन नहीं लिखते हैं। जब बहुत मन अच्छे से इनका रहता है तो इनकी शब्दावलियां समझ में भी आती हैं। लेकिन क्योंकि छायावाद को ये ठीक से पसंद नहीं करते थे, इसके रहस्यवादी गुण को ध्यान में इनको अच्छा नहीं लगता था, तो कई बार इनकी जो शब्दावलियां वो कठिन से कठिन होती जा रही हैं। यहाँ पर जो भी आप देख रहे होंगे थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन न पढ़ने के स्थान पर कुछ थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो आंसू के बारे में शुक्ल जी का क्या मंतव्य है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आगे लिखते हैं कि तब ज्वाला या प्रेम वेदना की अतिरंजित और दुरारूढ़ भावना ही जो श्रृंगार की पुरानी रूढ़ी है रह जाती है। कहने का तात्पर्य है कि वेदना की कोई एक निर्दिष्ट भूमि न होने से सारी पुस्तक का कोई एक समन्वित प्रभाव नहीं निष्पन्न होता है, पर अलग अलग लेने पर उक्तियों के भीतर बड़ी ही रंजन कारिणी कल्पना, व्यंजक चित्रों का बड़ा ही अनूठा विन्यास, भावनाओं की अत्यंत सुकुमार योजना मिलती है। प्रसाद जी की यह पहली काव्य रचना है जिसने बहुत लोगों को आकर्षित किया। आंसू के बारे में बोल रहे हैं कि प्रसाद जी की ये ऐसी पहली विशिष्ट रचना है जिसके तरफ बहुत लोगों का ध्यान गया है। अभिव्यंजना की प्रगल्भता और विचित्रता के भीतर प्रेम वेदना की दिव्य विभूति का, विश्व में उसके मंगलमय प्रभाव का, सुख और दुख दोनों का अपनाने की उसकी अपार शक्ति का, और उसकी छाया में सौंदर्य और मंगल का भी आभास पाया जाता है। आगे लिखते हैं कि नियतिवाद और दुखवाद का विशेषण स्वर सुनाई भी पड़ता है। इस चेतना को दूर हटाकर मद तंद्रा, स्वप्न और असंज्ञा की दशा का आह्वान रहस्यवाद की एक स्वीकृति विधा है। इस विधा का पालन आंसू से लेकर कामायनी तक हुआ है। अपने ही लिए नहीं, उजाले में हाथ पैर मारने वाली चिर दग्ध दुखी वसुधा के लिए भी यही नींद लाने वाली दवा लेकर आने को कभी निशा से कहता है। चिर दग्ध दुखी यह वसुधा आलोक मांगती, तब भी तुम तुहीन बरस दो कन कन, यह पगली सोए अब भी।
तो इन पंक्तियों को ध्यान में रखिए कि ये सब आंसू से ली गई हैं। चेतना की शांति या विस्मृति की दशा में ही कल्याण की वर्षा होती है, मिलन सुख प्राप्त होता है। अतः उसके लिए रात्रि की भावना को बढ़ाकर प्रसाद जी महारात्रि तक ले गए हैं, जो सृष्टि और प्रलय का संधि काल है, जिसमें सारे नाम रूपों का लय हो जाता है। चेतना लहर न उठेगी, जीवन समुद्र थिर होगा। संध्या हो सर्ग प्रलय की, विच्छेद मिलन फिर होगा। ये आखिरी पंक्तियां रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सोचा कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में जयशंकर प्रसाद को देखें और साथ में उनकी जो खास रचना है आंसू, उससे भी परिचित हो जाएं कि उसके बारे में शुक्ल जी का क्या मानना है। ठीक है, क्योंकि परीक्षाओं के लिए एक एक सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जहाँ से भी आपको सहयोग किया जा सकते उसको हमने किया है। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि आज का ये प्रयास कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।